what we have studied in yesterday's class वो एक बार याद कर लेते हैं. सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लेते थे. सरफेस टेंशन में हमने क्या क्या पढ़ा था. सो अ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब कौन सा सरफेस होता है लिक्विड का. विच सरफेस इज कॉल्ड फ्री सरफेस. दिस टॉपमोस्ट लेयर है ना. द ओपन लेयर ऑफ लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विद एयर is called as free surface of liquid, and that free surface of liquid is always under some force, and that force per unit length drawn on imaginary line on that surface, that force per unit length is called surface tension. So हमारा जो free surface होता है वो हमेशा किसी टेंशन के अंडर में होता है और वो टेंशन को हम लोग डिफाइन करते हैं surface tension which is force per unit length. यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर है ना. न्यूटन पर मीटर हो जाएगा. दूसरा यूनिट पॉपुलर जो यूज करते हैं हम लोग 9 पर सेंटीमीटर. ये कई बार यूज करते हैं क्वेश्चंस में और रियल लाइफ में भी. ठीक है. तो ये हो गया सरफेस टेंशन. उसके बाद हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया था ऐसा कुछ. तो सो वी हैव टेकन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम. उसके ऊपर हमने एक स्लाइडिंग ये शायद से पी क्यू ऐसा कुछ का नाम था आर एस. तो इसके ऊपर हमने स्लाइडिंग वायर रखा and then we did some kind of derivation, and at the end of that derivation हमें ऐसा कुछ मिला. dw by dA is surface tension or surface tension is equal to this is surface energy. ये वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. surface energy के फॉर्म में. this is equal to surface energy per unit area. ठीक है. तो surface energy is a kind of potential energy. याद रखना. surface energy is a type of potential energy. दो टाइप की एनर्जी होती है फिजिक्स में. एक होती है काइनेटिक, दूसरी पोटेंशियल. सो दिस एनर्जी इज पोटेंशियल काइंड ऑफ एनर्जी. मतलब ये स्टोर्ड है और स्टोर्ड एनर्जी बाद में अपना इफेक्ट दिखाती है. मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है वो इस हाइट पे रख दो तो इस हाइट पर इस मार्कर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है. तो कब ये पता चलेगा इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है. जब हम रिलीज करेंगे तो ये खुद का मोशन जाएगा बिना किसी फोर्स के. एंड दैट इज ड्यू टू स्टोर्ड एनर्जी. तो फिजिक्स में हर जगह की बात करते हैं और उसका डिराइव करने का तरीका क्या है. वी फाइंड द वर्क डन निकालते हैं एंड दैट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी जो भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस से इस पर वर्क डन होने वाला है. इसके अंदर हमने सोप का फिल्म बनाया था. ठीक है. अभी हम इसका एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे. सो दैट वर्क डन that soap film in forming that soap film will be the surface energy. ठीक है. सरफेस है यहाँ पर मेरे पास सेटअप है मैंने बना के रखा है. सो यू कैन सी देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर. उसके अंदर कुछ येलो येलो दिखा तो वो मैंने हैंड वॉश डाला हुआ है. उसको डिसॉल्व करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस. तो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज एक सोप सॉल्यूशन बनाना है हमें. ठीक है. सो अरे देखते हैं सोप सॉल्यूशन बन पाता है या अभी तक नहीं बना है. तो लेट अस ऐड मोर ऑफ दिस. क्या कर रहा हूँ मैं शैम्पू डाल रहा हूँ. अभी हैंड वॉश से ज्यादा अच्छा से ये नहीं बना है सॉल्यूशन है ना. सो इट इज एज गुड एज वाटर ओनली. इसमें थोड़ा सा शैम्पू डालते हैं. अरे पता नहीं. ठीक है. एंड लेट अस डू द एक्सपेरिमेंट वंस अगेन. इसको डिसॉल्व करना है शैम्पू को. विच विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. अच्छे से डिसॉल्व करो. ठीक है. थोड़ा सा मैं सेटअप भी दिखा था आपको मजा आएगा क्या चल रहा है देखने में. मजा आएगा दिखने में. दिखा क्या बच्चों सॉल्यूशन. ठीक है. ये अपना सॉल्यूशन बन गया है. लेट अस चेक वेदर इट इज गुड और नॉट. ठीक है. बहुत अच्छा तो नहीं बना है. और थोड़ा सा शैम्पू एंड वॉश डालना पड़ेगा इसके अंदर और इसको हिलाते पहले.
चलो वापस से करके देखते हैं। Let us dissolve this first. Yeah, perfect solution बन गया है। So let me show you the setup. ठीक है, अब देखो क्या किया मैंने। सेम सेटअप जो हमने कल डिस्कस किया था। So I have used this. You can say it's a rectangular metal का वायर है and there is a small another wire which can slide on this wire. ठीक है, मेरे पास जो वायर्स थे मैंने वो यूज किया। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही क्वालिटी के यही ब्रांड के वायर्स चाहिए। यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ मेटल वायर। हार्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और वायर ही बेंड हो जाए, है ना। तो थोड़े ढंग के होने चाहिए मेटल के वायर। एंड दिस साइड शुड बी इजीली मूविंग, मतलब ये इजीली स्लाइड कर जाए ऐसा टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो ऑब्वियस बात है ये बिकॉज ऑफ इट्स वेट नीचे गिर जाएगा, है ना, स्लाइड डाउन हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। लेट अस डू द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या है वो भी मैं आपको सामने ही दिखाता हूँ। ये मेरा जो फ्रेम था उसको मैंने इसके अंदर डिप कर दिया, सॉल्यूशन के अंदर। इसको डिप किया एंड नाउ लेट मी शो यू समथिंग। कुछ दिख रहा है क्या कुछ ऐसा? अब प्लीज, हम वैसे भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शो दैट फिल्म। बट आप सोचो यहाँ पर यू विल सी दैट देयर इज अ फिल्म। कुछ दिख रहा है? टेढ़ा हो गया ये तो। लेट अस रिपीट द एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पर हैंग हो रहा है। लेट अस ब्रेक दैट सोप फिल्म। यहाँ पर बीच में सोप फिल्म है, जैसे ही ब्रेक किया मेरा वायर नीचे गिर गया, है ना। वंस अगेन लेट अस रिपीट द एक्सपेरिमेंट। मुझे आपको क्या दिखाना है वो देखो। आई वांट टू शो यू मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, सोप सॉल्यूशन मतलब क्या है, सोप के मॉलिक्यूल्स है, फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना। और उनसे उनसे हो क्या रहा है देखना। सो आई हैव फॉर्म्ड अ सोप फिल्म। इसके अंदर एक सोप फिल्म है। ठीक है, टूट गई वापस से बनाते हैं। सो क्यों टूट रही है भाई? वापस से डिप करते हैं, निकालते हैं एंड नाउ लुक एट दिस। सो देयर इज अ सोप फिल्म एंड इट बिहेव्स लाइक अ रबर मेम्ब्रेन। देखो फुट गई लगता है। अच्छा फुट गई वापस से, देखना है। इट इज बिहेविंग लाइक अ रबर स्ट्रेच मेम्ब्रेन। देखना वापस से करते हैं। सो इट इज पुलिंग इट बैक। तो रबर मेम्ब्रेन की तरह ये सोप फिल्म एक्ट हो रही है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हियर, बहुत सारे। एंड ईच मॉलिक्यूल एक्सर्ट्स अ साइडवेज फोर्स विच इज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, मतलब ये वाला फोर्स, है ना। एंड दैट फोर्स acts per unit length on this. So actual force कितना हो जाएगा? So suppose this length is L, ठीक है, L लेंथ है ये वाली। इस पर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है, तो दैट सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो वो जो फोर्स हो जाएगा दैट विल बी T टाइम्स L। एंड वाटर का अब सोप सोल्यूशन है तो इसका सरफेस टेंशन कुछ 25-30 के अराउंड होगा। सो लेट अस पुट दैट वैल्यू 25-30 CGS यूनिट। ये जो लेंथ है, दिस लेंथ is around I think 4 or 5 centimeter. So let us take that 5 and this one is 30 into 5, so that will be कितना 150, है ना। कितना हो जाएगा वो जो तो पूरा गिला approximate values ले रहा हूँ। suppose this is 30 and this length is 5 centimeter, 4 और 5 centimeter के आसपास होगी। तो this is in CGS units, this is in CGS units, सेंटीमीटर में है। तो आंसर डाइन में आएगा 150 डाइन। 150 डाइन का फोर्स लग रहा है इस वायर पे,
जो इसके वेट को लिफ्ट कर सकता है। लिटरली इट कैन लिफ्ट द वेट ऑफ दिस वायर, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये वायर का वेट बहुत ज्यादा नहीं है, स्लाइडिंग वायर का। सो दैट सोप सॉल्यूशन, सोप फिल्म कैन लिटरली लिफ्ट द वेट। दिख रहा है आपको? ठीक है। अब उस सोप सॉल्यूशन को तोड़ देते हैं। जैसे ही हमने सोप सॉल्यूशन को तोड़ा, तो वो जो वायर को खींच रहा था मॉलिक्यूलर फोर्स, वो हमने तोड़ दिया बाय टचिंग इट। हमने वो फिल्म को तोड़ दिया। जैसे ही हमने फिल्म को तोड़ दिया, दैट स्लाइडर विल मूव डाउन। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में क्या आया? हमें समझ में क्या आया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के, है ना, सोप सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स होंगे या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, दे exert some kind of force. ठीक है। And that some kind of force is molecular force. So we have just seen molecular force at work. ठीक है। क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी molecular force को इससे पहले देखा था क्या? Yes or no? पहले देखा था molecular force कैसा दिखता है, कैसे काम करता है? ठीक है। So we have just observed how that molecular force works. Yes. ठीक है। और भी कुछ खास बातें देखते हैं यहाँ पर, और भी कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। अच्छा, एक तो फनी ऑब्जर्वेशन ये है कि इससे आप बबल्स बना सकते हो। सो लेट अस ट्राई टू मेक बबल। अच्छा, बबल बनाने के लिए इसका शेप राउंड होना जरूरी है क्या? अगर मैं ऐसा ट्रायंगुलर ले लूं तो क्या ट्रायंगल की शेप के बबल बनेंगे? इसको और जरा डेंस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा तो। नो सर। दूसरा सॉल्यूशन इसमें। sticky। अगर मैं इस फ्रेम को रेक्टेंगुलर बनाऊं और उससे बबल बनाऊं, तो कौन सा शेप का बनेगा? रेक्टेंगुलर बबल बनेगा क्या? नो सर। तो कौन से शेप का बनेगा? थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है। और ज्यादा बेहतरीन सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा इसके लिए। मुझे लगता है आधा शैम्पू का बोतल इधर ही खत्म हो जाएगा एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, अगर मेरा रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है वो रेक्टेंगल हो या राउंड हो या कौन से भी शेप का हो, आई कैन ऑलवेज फॉर्म राउंड बबल। राउंड सोप बबल बनते हैं। तो ऐसा क्यों? इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स। जो बबल का शेप होगा, सोप बबल का शेप, दैट विल ऑलवेज बी राउंड। मुंह पे फुट रहा है। बहुत हो गया। ठीक है, जाने दो। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ। बचपन में तो किया ही होगा बबल बनाने का एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर मुझे आपको फिजिक्स क्या बताना था वो देख लेते हैं। ये ठीक है, टाइम पास बाद में खेलो। ये हमारा सोप फिल्म है। यहाँ पर जैसे मैं रिलीज कर रहा हूँ, इट इज पुलिंग दैट वायर बैक, है ना। तो इसके अंदर जो सरफेस टेंशन फोर्स है उसकी वजह से वायर वापस जा रहा है। फाइन, वापस देख लो। सो इट इज बिहेविंग लाइक अ रबर मेम्ब्रेन है। वापस वापस उसको खींच रहा है। अब देखते हैं। नाउ ऐसे बनाना मुश्किल है थोड़ा सा। चलो, अब देखो, ये मैंने फिल्म को टच किया। ठीक है, तो टच करने पे जनरली ब्रेक होती है। लेट अस ऑब्जर्व इट वंस अगेन। क्या हुआ देखो? ब्रेक नहीं हुई। ऐसा क्यों? कैन यू सी दैट फिल्म? सो ये ब्रेक नहीं हो रही है बिकॉज मेरे जो फिंगर है मैंने वो सोप सॉल्यूशन में डुबाया एंड देन उसके अंदर डाला।
सो इट इज नॉट ब्रेकिंग। और अगर मैं डायरेक्ट डाल दूं फिंगर तो इट विल ब्रेक। सो व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज जो मेरे फिंगर है उस पे अगर सोप के ही मॉलिक्यूल्स है, सो दीज आर लाइक मॉलिक्यूल्स, और लाइक मॉलिक्यूल्स पे कौन सा फोर्स आ रहा है? कोहेसिव फोर्स, जिससे ये पूरा फिल्म बना हुआ है। ठीक है, जब मेरे मॉलिक्यूल्स आएंगे जो कि कोहेसिव फोर्स ही देंगे इसको, क्योंकि सोप मॉलिक्यूल्स है ना। इफ आई डिप माई फिंगर इन सोप सॉल्यूशन, देखो वापस से सारा दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, सो इफ आई डिप माई फिंगर इन सोप सॉल्यूशन, तो हो क्या रहा है, मेरे जो हाथ में जो मॉलिक्यूल्स है इस फिंगर में सोप के मॉलिक्यूल्स, वो और इस फिल्म के मॉलिक्यूल्स एक जैसे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस फिल्म डज नॉट ब्रेक। और अगर वही चीज मैं दूसरे फिंगर से करूँ, सो द फिल्म ब्रेक्स। ठीक है, बिकॉज वहां पर अनलाइक मॉलिक्यूल्स है, अधेसिव फोर्स की वजह से वहां पर फिल्म ब्रेक हो रहा है। सो वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कोहेसिव फोर्सेस, अधेसिव फोर्सेस, उसके बाद ये सरफेस टेंशन की वजह से आने वाला जो फोर्स है वो, ये सारी चीजें अभी हमने इस एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट किया। ठीक है, सरफेस एनर्जी भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। क्या करना है, इसके अंदर सोप फिल्म बनाना है, and then we have to pull it very slowly by exerting extremely small force, and that force, वो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा ऐसा, and that force will be equal to this much, कितना, सरफेस टेंशन का फोर्स। तो हमें इतना छोटा फोर्स लगाना है इस तरफ, so that the frame will expand by displacement dx, and in that case the work done in that case will be tda, और यही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा, और जब हम उसको रिलीज करेंगे तो इट विल गो बैक। ठीक है, तो रबर मेम्ब्रेन की तरह उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रहा है। ये अभी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो ये हो गया अपना टॉपिक सरफेस टेंशन का, जिसमें हमने सरफेस टेंशन, फिर अभी इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उसमें भी दोनों टाइप की फोर्सेस, कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स, और उनका डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि दो अलग अलग टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये क्या चीज है, इसके लिए भी वापस एक छोटा एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो फॉर दैट आई नीड सम काइंड ऑफ मटेरियल। एक मिनट रुक जाओ, मुझे कुछ चीजें चाहिए एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो क्या यूज करें, so what I am going to use for this experiment is this tablet। ठीक है, टेबलेट का जो स्क्रीन है इस पर मैंने ग्लास कवर लगाया हुआ है, सो इट्स अ ग्लास, है ना। तो हमारे ग्लास का सरफेस है, एंड वी विल बी डूइंग एक्सपेरिमेंट विद दिस। उस पर थोड़ा सोप सॉल्यूशन डालेंगे, पानी डालेंगे, जरा उसको मिलाएंगे। ठीक है, सो नाउ इसको थोड़ा मैंने क्लीन कर दिया, सो यू कैन सी दैट दिस इज माय ग्लास सरफेस। और अभी करेंगे क्या, देखो, लेट मी शो द एक्सपेरिमेंट। इसमें से थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन लेंगे और इसके ऊपर एक छोटा सा ड्रॉप बनाएंगे। ठीक है, एंड लुक एट द शेप ऑफ ड्रॉप, लुक एट द शेप ऑफ ड्रॉप। अरे ये तो हिल गया पूरा, वापस से पूछना पड़ेगा। वंस अगेन लेट अस रिपीट द एक्सपेरिमेंट। ये अपना इसको इधर रखते हैं। हाँ, ये अपना टैबलेट, इस पे डालते हैं एक छोटा सा वाटर का ड्रॉप, वाटर नहीं है, सोप सॉल्यूशन का ड्रॉप डालते हैं। ठीक है, ये सोप सॉल्यूशन का ड्रॉप डाला है। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट हैंड वॉश का भी एक ड्रॉप डाल देते हैं। और क्या करते हैं, वाटर का भी डाल सकते हैं, बट एनीवेज ये दो ही डालते हैं। एंड लेट अस ऑब्जर्व दिस टू ड्रॉप्स। ये ड्रॉप दिख रहा है क्या बच्चों आपको? कैन यू सी दिस वन एंड दिस वन? ये तो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया, यस सर। है ना। अब इसको ऐसे साइड से देखते हैं, लेट अस लुक एट साइड व्यू। अब मुझे पता नहीं आपको कैमरा में कैसा दिखेगा, बट लेट अस टेक अ साइड व्यू।
साइड व्यू मतलब क्या कि इस सरफेस से मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे इस सरफेस पे देख रहा हूँ, तो आप लोग भी इसी सरफेस से देखो हाउ इट लुक्स। ये मेरा पहला ड्रॉप एंड लुक एट द सेकंड ड्रॉप अगर दिख पाए तो। सेकंड वन इज समवेयर हियर। ये मेरा सेकंड ड्रॉप है, ठीक है, एकदम इस लेवल पे देखो, ठीक है। व्हाट यू विल नोटिस, ज्यादा क्लियर तो दिखेगा नहीं कैमरा से, बट यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट, बहुत सिंपल है। क्या करना है, यू हैव टू टेक डिफरेंट लिक्विड्स। कौन से लिक्विड्स ले सकते हो अपने घर में पड़े हुए। यू कैन टेक वाटर। ग्लास सरफेस के लिए हम मैं मोबाइल का स्क्रीन या टैबलेट का स्क्रीन यूज कर रहा हूँ। यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ ग्लास सरफेस, ठीक है। तो वाटर ऑन सरफेस ऑफ ग्लास। फिर हमने लिया सोप सॉल्यूशन, मैंने वाटर वाला नहीं किया है, ये आप कर सकते हो, ऑन सरफेस ऑफ ग्लास। देन यू कैन टेक हनी। अभी हमने हैंड वॉश लिया था, हैंड वॉश लिक्विड, हैंड वॉश लिक्विड ऑन सरफेस ऑफ ग्लास, ठीक है। वो एक्चुअली सोप सॉल्यूशन का ही टाइप है, कॉन्सेंट्रेटेड सोप सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप इसको। उसके बाद यू कैन टेक हनी ऑन सरफेस ऑफ ग्लास। और एक और कर सकते हो, अगर इसके लिए क्या चाहिए हमें, लेट अस टेक वैक्स, कैंडल वैक्स जो होता है, कैंडल का वैक्स मतलब मेणबत्ती का मेण, उसके ऊपर वाटर का ड्रॉप करते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि वो जो वैक्स है वो फ्लैट सरफेस जैसा होना चाहिए, तो यू कैन यूज दोस दिस काइंड ऑफ कैंडल्स। तो फ्लैट जो कैंडल्स होती है उसके ऊपर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। करना यही है, दीज आर डिफरेंट सॉलिड सर्फेसेस। ग्लास 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 लिया है मैंने, यहाँ पर मैंने वैक्स लिया है, और उसके ऊपर आपको वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप डालना है। यू कैन टचिंग ऐसा उंगली से बना के ड्रॉप्स बना सकते हो, या फिर यू कैन यूज ड्रॉपर। व्हाट यू विल नोटिस, व्हाट यू विल नोटिस इस केस में, इस केस में ड्रॉप बनेगा ऐसा। जब वाटर को वैक्स के ऊपर रखोगे तो ड्रॉप बनेगा ऐसा। जब वाटर को ग्लास के ऊपर रखोगे यू विल सी दैट दिस काइंड ऑफ। अच्छा मैं ड्रॉप को थोड़ा अलग कलर से बताता हूँ तो आपको समझेगा, वापस से बना रहा हूँ। जब वैक्स के ऊपर, खराब हो गया इसमें, हाँ। जब वैक्स के ऊपर हम लोग वाटर का ड्रॉप डालेंगे, इट विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ ऑलमोस्ट राउंड शेप, ठीक है। जब वाटर के ऊपर डाल देंगे, ग्लास, सॉरी ग्लास के ऊपर वाटर डाल देंगे तो शेप ऐसा होगा। ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप का ड्रॉप बनेगा। ठीक है। और जब सोप सॉल्यूशन वाली केस लेंगे, ठीक है, सोप सॉल्यूशन और हैंड वॉश रिपीट हो रहा है, वी विल रिमूव दिस सोप सॉल्यूशन केस। डायरेक्ट हैंड वॉश वाला एग्जांपल, हैंड वॉश वाले एग्जांपल में व्हाट यू विल नोटिस, ये मेरा ग्लास सरफेस एंड यू विल नोटिस दैट द ड्रॉप लुक्स लाइक दिस, ऐसा ड्रॉप बनेगा। इसमें और इसमें फर्क क्या देख रहे हो, यहाँ पर इस पॉइंट पे, इसको भी कलर चेंज कर देता हूं, ये ऐसा बन रहा है, यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है लिक्विड और सॉलिड का, और ये बाउंड्री है, इट्स अ परफेक्ट शार्प बाउंड्री। यहाँ पर स्प्रेड आउट हो रहा है, यहाँ पर स्प्रेड आउट हो रहा है, दिस इज द डिफरेंस। दिखने में थोड़ा बहुत सेम दिखता है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा स्प्रेड आउट है, ये कम स्प्रेड आउट रहता है। एंड हनी ऑन ग्लास विल लुक समथिंग लाइक दिस, थोड़ा ज्यादा ज्यादा राउंड हो सकता है, ये थोड़ा ज्यादा पिछले वाले से, ठीक है। एंड यू कैन चेक दिस, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। So what we will observe here, that the drops that are formed on surface, यहाँ पर देख लो वापस से इसको, इसको थोड़ा टॉप व्यू भी बना लो, एक मिनट जो कैमरा को रोटेट करता है। सो लुक एट द टॉप व्यू, दिख रहा है क्या। सो ये वाला है हमारा सोप हैंड वॉश का ड्रॉप, एंड दिस इज सोप सॉल्यूशन और यू कैन से वाटर का ड्रॉप, जो कि काफी ज्यादा स्प्रेड हो गया है।
है ना, ये पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका है, मतलब ये ऑलमोस्ट फ्लैट ड्रॉप है एंड दिस इज क्वाइट राउंड, ये राउंड है इसलिए ये अच्छे से दिख भी रहा है आपको, है ना, थोड़ा नजदीक से देख लो, ठीक है। तो अभी what we have observed here is different liquids form different shapes of drop, है ना, and shape of drop depends on what, it depends on liquid as well as the solid, so it depends on pair of liquid and solid, ठीक है। तो कौन सा लिक्विड कौन से सॉलिड के ऊपर रखा है, that will decide the shape of drop, and there is a concept, अब देखो यहाँ पर, if I draw tangent to this surface, ये यहाँ पर बाउंड्री है मेरी, ये ड्रॉप की बाउंड्री यहाँ पर है और ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो यहाँ से मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो माय टेंजेंट इज आल्सो पैरेलल टू द सरफेस, यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा दिस इज द बाउंड्री, सो ये कांटेक्ट हो गया, सो यहाँ से टेंजेंट ऐसा बनेगा, इस केस में अगर टेंजेंट बनाऊं तो कैसा टेंजेंट बनेगा, ऐसा बनेगा, इस केस में टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। सो व्हेन वी ड्रॉ दिस टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, हमने कहा टेंजेंट बनाया है, when we draw tangent to the free surface of liquid and when we measure the angle inside liquid, the angle of that tangent with the solid surface, है ना, angle of that tangent with the solid surface inside liquid, यहाँ पर भी देख लो that angle is measured inside liquid, यहाँ पर angle तो 0 दिख ही रहा है, then यहाँ पर ये angle in measured inside liquid, then this angle is called angle of contact, और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है ये एक खास टर्म है, ये खास वैल्यू है, हर लिक्विड और सॉलिड के पेयर के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है एट गिवन टेम्परेचर। सो अगर मैंने वाटर और ग्लास ले लिया तो वाटर और क्लीन ग्लास के लिए, इफ इट इज प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा 0 डिग्री रहेगा। इफ इट इज वाटर एंड वैक्स देन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इफ इट इज हैंड वॉश एंड ग्लास, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज acute लेस देन 90। if it is honey and glass, angle of contact is close to 90। तो ऐसे सारे ड्रॉप के शेप से हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यूज मिलती है एंड दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो ये एक टर्म था एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब इसका एक और सिचुएशन है, वो भी देखते हैं। उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उसका सेटअप नहीं है मेरे पास, बट यू कैन डू दैट योरसेल्फ। उसके लिए एक खाली रिफिल चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट आने वाला है, ठीक है। अब ये ऐसे एंगल्स क्यों, किस केस में एक्यूट, किस केस में ऑब्ट्यूस, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट से देख लिया, लेकिन ये एंगल्स ऐसे क्यों बनते हैं, डिफरेंट लिक्विड्स फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि रीजन क्या है ये सारा होने के पीछे, ठीक है। अभी अभी हम लोग इसके सिचुएशंस पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ आपको ऐसा एंगल ऑफ कांटेक्ट देखने मिले, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। लेट अस टेक अ बीकर, ठीक है। हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट मैं करने वाला नहीं हूँ, बट दिस कैन बी डन, अगर सारे इंस्ट्रूमेंट है तो आप कर सकते हो। एक बीकर चाहिए हमें, एक पतली सी ट्यूब चाहिए विच इज कॉल्ड कैपिलरी, ठीक है। मैं यहाँ पर मोटी बना रहा हूँ सो दैट यू कैन सी दैट डायग्राम, ठीक है। दिस इज कैपिलरी। कैपिलरी पता है क्या बच्चों, कभी देखी है क्या जिंदगी में, केमिस्ट्री लैब में आपको कैपिलरी दिखाई है क्या बच्चों कभी, या कभी लैब में गई नहीं? तो व्हाट इज कैपिलरी, पहले तो ये बता देता हूँ। कैपिलरी इज अ ग्लास ट्यूब, कांच की ट्यूब होती है, हैविंग फाइन बोर, हैविंग फाइन बोर, मतलब उसका जो ऐसे, इट इज लाइक दिस, सो ट्यूब, ट्यूब शेप स्ट्रक्चर, ट्यूब ही है पतली सी, और उसका जो ये होल है ये बहुत छोटा है, फाइन मतलब बहुत छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल,
जनरली मिलीमीटर से भी कम होता है, 1 मिलीमीटर या उससे भी कम होता है, ठीक है। हमारे पास तो ये कैपिलरी ट्यूब अपने घर में नहीं होती, बट वी कैन रिप्लेस दिस कैपिलरी ट्यूब बाय रिफिल। अपना जो बॉल पेन का रिफिल होता है ना, जितना पतला रिफिल आपको मिल सकता है, जिसके जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जिसका होल एकदम छोटा हो, ऐसे रिफिल्स को आप यूज कर सकते हो, और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे पास जो है वो ऐसा है, इट इज लाइक दिस, तो ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, यू कैन नॉट डू दैट एक्सपेरिमेंट यूजिंग दिस काइंड ऑफ रिफिल, बट ऐसा पतला होना चाहिए, जिसके ये जो होल है छोटा, जितना होल छोटा होगा उतना ही एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो सकता है। तो यू विल नीड ट्रांसपेरेंट रिफिल, है ना। एक्चुअली कैपिलरी चाहिए, बट कैपिलरी नहीं है अपने पास, तो वी कैन यूज रिफिल व्हिच इज ट्रांसपेरेंट रिफिल, ठीक है। ऐसा पतला सा टिप, और उसमें इंक नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, एंड उसको उसका जो टिप है उसको निकाल दो, तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सेटअप व्हिच इज कैपिलरी। अब ये हमारे पास एक कैपिलरी है, एंड देन वी विल फिल लिक्विड। इफ वी टेक वाटर, व्हाट यू विल नोटिस कि जो ट्यूब के अंदर वाटर का लेवल है, इट इज स्लाइटली above the level of liquid in the beaker। बीकर या ग्लास के अंदर जो लिक्विड का लेवल है, उसके कंपैरिजन में ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का लेवल है वो ज्यादा है, कुछ हाइट एच से ज्यादा है ना। जनरली बहुत कम होता है ये हाइट। अगर कैपिलरी बहुत पतली है तो दिस हाइट इज क्वाइट लार्ज, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से, वैसे भी दिख जाता है फॉर ऑर्डिनरी रिफिल, ये देख सकते हो। हाँ, जेल पेन का जो मोटा रिफिल है उसमें बिल्कुल नहीं दिखेगा ये एक्सपेरिमेंट। तो यू विल नीड थिन रिफिल, जितना थिन होगा उतना अच्छा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिससे अंदर की चीजें दिखे। सो व्हाट यू नोटिस हियर, ये जो टॉप पार्ट है, दिस पार्ट, इट इज राउंड, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्कस। दिस पार्ट इज कॉल्ड मिनिस्कस, टॉप पार्ट जो है, एंड इट्स शेप इज कॉन्केव। नाउ सपोज इफ यू डू द सेम एक्सपेरिमेंट एंड इफ यू यूज मर्क्यूरी इन द एक्सपेरिमेंट, क्या यूज करोगे आप? मर्क्यूरी का यूज करना है। दिस इज माय कैपिलरी, कैपिलरी मतलब मैं दिखा रहा हूँ बहुत मोटी, रियलिटी में बहुत पतली ट्यूब है, एंड दिस इज मर्क्यूरी। नाउ लिक्विड कौन सा यूज किया हमने? मर्क्यूरी यूज किया। व्हाट यू विल नोटिस, जो मर्क्यूरी है वो यहाँ पर अंदर की तरफ डिप हो जाएगा, एंड द मिनिस्कस शेप इज दिस काइंड ऑफ। सो लेवल ऑफ मर्क्यूरी इनसाइड ट्यूब इज लेस, यहाँ पर लेवल ऑफ वाटर इनसाइड ट्यूब इज मोर देन दिस लेवल। लेवल ऑफ मर्क्यूरी इनसाइड ट्यूब इज लेस देन दिस मर्क्यूरी लेवल इन द बीकर। ऐसा क्यों हो रहा है? लेवल क्यों चेंज हो रहा है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लुक एट द शेप, दिस इज कॉन्वेक्स शेप, दिस इज कॉन्केव शेप, है ना। तो ये लिक्विड कॉन्केव शेप बना रहा है, ये वाला लिक्विड कॉन्वेक्स शेप बना रहा है। इफ यू यूज केरोसिन, अल्कोहल और एनी ऑर्गेनिक लिक्विड, एनी जनरल ऑर्गेनिक लिक्विड, what you will notice inside that tube, generally the level of liquid will rise in case of organic liquids, and you will see this kind of meniscus। केरोसिन के लिए ऐसा बनता है, केरोसिन या अल्कोहल के लिए इट इज राउंड। वापस से ये कॉन्केव मेनिस्कस था, ये वाला कौन सा शेप है बच्चों? इट इज अगेन कॉन्केव, एंड इस केस में कौन सा शेप बन रहा है? इट इज कॉन्वेक्स, ठीक है। सो व्हाई दीज शेप्स आर डिफरेंट? कुछ केस में कॉन्केव है, for some liquids it is concave inside the capillary, for some liquids it is convex। so ऐसा क्यों? तो वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। पहले तो दो क्वेश्चंस यहाँ पर बन गए। पहला क्वेश्चन क्या कि अगर वाटर है तो इट राइजेस इनसाइड कैपिलरी, अगर मर्क्यूरी है तो इट फॉल्स इनसाइड कैपिलरी। सो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कैपिलरी राइज, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड, वो हम लोग इसके बाद के टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाई दिस शेप ऑफ मेनिस्कस इज कॉन्केव हियर, कॉन्वेक्स हियर, कॉन्केव हियर, है ना, ऐसा क्यों? और कुछ केस में ये जो मेनिस्कस है, इफ वी हैव डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल प्योरेस्ट वाटर है, तो उस केस में आपका जो मेनिस्कस है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा। सो ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो in all these cases this shape is different due to
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो अब यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बन रहा है वो देखो। इन दिस फर्स्ट केस दिस इज माय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये वाला मॉलिक्यूल है, ये तीनों के बीच में है। ये गैस है, इधर ये सॉलिड है, ये खुद लिक्विड का मॉलिक्यूल है। एंड एट दिस पॉइंट इफ वी ड्रॉ टेंजेंट, है ना, क्योंकि ये शेप ऐसा राउंड है ना, तो इस कॉन्केव का आप क्या बना सकते हो, टेंजेंट बना सकते हो। सो दिस इज माय टेंजेंट। मैंने क्या किया, जो फ्री सरफेस था उसको टेंजेंट बनाया। एंड इफ आई मेजर द एंगल इनसाइड लिक्विड, ये वाला एंगल मेजर करेंगे। सो दिस एंगल थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये वापस से कितना एंगल है, ये वापस से एक्यूट आ रहा है फॉर इम्प्योर वाटर, ऑर्डिनरी वाटर, टैप वाटर। अगर फ्लैट क्लीन वाटर है, क्लीनेस्ट वाटर, यहाँ पर पानी तो भरा ही नहीं, पानी भर लेते हैं। इफ इट इज क्लीनेस्ट वाटर मतलब कि डिस्टिल्ड वाटर है, उस केस में क्या हो जाएगा, और क्लीन ग्लास है, उस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इफ आई ड्रॉ टेंजेंट, देन टेंजेंट विल बी अलोंग दिस लाइन एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा विल बी 0। इस केस में देखना, ड्रॉ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, टेंजेंट बनाओ, दिस इज माय टेंजेंट। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज एक्यूट। इसका और इसका अलग अलग हो सकता है वैल्यूज, बट इट इज एक्यूट। लुक एट दिस केस, इफ आई ड्रॉ टेंजेंट, ये हमारा सर पॉइंट ले लो, ये बन जाएगा टेंजेंट। और एंगल किस तरफ बनाना है, जिस तरफ लिक्विड है उस तरफ बनाना है। सो दिस इज माय एंगल एंड दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हियर इन केस ऑफ मर्क्यूरी एंड ग्लास इट इज ऑफ दिस। तो ये एक और सिचुएशन है जहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग देखते हैं। एंड दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ शेप। अब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा क्यों बनता है, इस केस में एक्यूट ही क्यों, इस केस में जीरो ही क्यों, यहाँ पर ऑब्ट्यूस ही क्यों, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है क्या। अब हम लोग उसके शेप ऐसे क्यों, उसका रीजन ढूंढेंगे। लेट अस एक्सप्लोर द रीजन। ठीक है, रीजन कहाँ से होगा, कहाँ से आएगा, बिकॉज ऑफ adhesive forces and cohesive forces and adhesive forces। ये दोनों फोर्सेस की वजह से ये जो शेप है ये आने वाले। तो लेट अस डिस्कस दैट। अपना टॉपिक जो है नेक्स्ट ये है शेप ऑफ मिनिस्कस। कॉनकेव मिनिस्कस क्यों आया, उसका रीजन देखेंगे। इन योर टेक्स्ट बुक इट इज ऑन पेज नंबर 37। ठीक है, बस इसका रीजन आज डिस्कस करेंगे और रुकेंगे। व्हाई दिस हैपेंस। सो पहले कॉनकेव वाली केस पढ़ते हैं। अभी जो हमने डायग्राम्स बनाई, उसी डायग्राम को बहुत ज्यादा जूम करके देखेंगे। सो व्हाट यू विल सी, so this is wall of capillary, so it is solid। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो लिक्विड है वो इस तरह का मिनिस्कस बना रहा है, इधर से थोड़ा सा फ्लैट होगा फिर बाद में उस तरफ राउंड होगा। तो ये इस तरह का मिनिस्कस बना रहा है विच इज कॉनकेव मिनिस्कस, कॉनकेव मिनिस्कस। एंड दिस इज माय मॉलिक्यूल। ठीक है, इनिशियली ये शेप ऐसा नहीं होता है, इनिशियली द शेप इज लाइक दिस, फ्लैट, एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये ऐसा शेप हो जाता है। तो ये ऐसा शेप ऐसा क्यों होता है, लेट अस स्टडी दैट। सो दिस इज माय मॉलिक्यूल which is in contact with solid, this molecule is in contact with liquid, this molecule is in contact with air। so liquid molecule के बीच में एक force लगेगा, let us call this force as cohesive force, है ना। liquid और liquid में जो force लगेगा, let us call this force as cohesive force। ये टेंजेंट नहीं बचा, ये cohesive force है, टेंजेंट यहाँ कहीं पे होगा, let us तो टेंजेंट बाद में बनाएंगे। सबसे पहले तो cohesive force ये between liquid and liquid। लिक्विड एंड सॉलिड में कौन सा फोर्स बनेगा बताओ। दिस इज लिक्विड, दिस वन इज सॉलिड एंड दिस वन इज गैस, एयर है मतलब, है ना। और ये मेरा मॉलिक्यूल है, दिस इज माय मॉलिक्यूल। लिक्विड, कौन सा लिक्विड, वाटर ले लो या फिर केरोसिन ले लो, सो एनी काइंड ऑफ लिक्विड विच फॉर्म्स एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ऐसा ये उसका शेप बनता है। नाउ टेल मी, क्या पूछा मैंने, लिक्विड और लिक्विड में जो फोर्स है वो कोहेसिव है,
लिक्विड और सॉलिड में कौन सा फोर्स होता है? लिक्विड और सॉलिड में कौन सा फोर्स? इट इज द adhesive force. Yes, yes or no? So let us call that adhesive force as A, cohesive force as C. अब ये फोर्सेस की मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगी कि मिनिस्कस कॉन्केव होगा, फ्लैट होगा या कॉन्वेक्स होगा. सो मिनिस्कस का शेप कैसे डिसाइड होगा? इट इज डिसाइडेड बाय दिस फोर्सेस. कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये सारे फोर्सेस डिसाइड करेंगे कि किस तरह का हमारा मेनिस्कस का शेप होगा. सो लेट अस कंसीडर दिस सिचुएशन वेयर वेयर एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स. ठीक है, एडहेसिव फोर्स को ज्यादा बढ़ा लेते हैं, कोहेसिव फोर्स को कम बढ़ा देते हैं. सो लेट अस से दैट माय एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स. तो अब देखना, ये मेरा एक वेक्टर फोर्स वेक्टर, ये मेरा दूसरा फोर्स वेक्टर. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स. दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पर आ रहा है? रिजल्टेंट फोर्स ऐसा आ रहा है. और अब इस रिजल्टेंट फोर्स को आपको टेंजेंट बनाना है. सो ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस रिजल्टेंट फोर्स. तो ये मैंने टेंजेंट बना दिया. दिस टेंजेंट makes angle theta with the solid surface and this tangent will decide angle of contact. ये टेंजेंट अगर इस सरफेस को पैरेलल है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 0. ये टेंजेंट सरफेस से कुछ एंगल थीटा पे है, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट. अगर ये टेंजेंट इस तरह से ऊपर की तरफ है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज. ये हो गया केस नंबर 1 जहां पर टेंजेंट जो है टेंजेंशियल फोर्स ये ऐसा आएगा. ठीक है, एंड दिस विल डिसाइड द शेप. ऐसा शेप बन रहा है. नाउ लेट अस टेक द सेकंड केस वेयर द meniscus is convex. ठीक है, फ्लैट meniscus डिस्कस नहीं करते, कॉन्वेक्स meniscus देखते हैं कैसा होगा. सो फॉर कॉन्वेक्स meniscus कैसा डायग्राम बनेगा देखना. वापस हम लोग जूम करके डायग्राम बनाएंगे. दिस इज माय बोर्ड पे सारा सोप सॉल्यूशन लग रहा है बच्चों. एक मिनट रुको, यहाँ पर क्या हो गया है. यहाँ पर हम लोग यस, दिस इज माय सॉलिड एंड लेट अस से हमने मर्क्यूरी का ड्रॉप लिया, मर्क्यूरी का लिक्विड लिया. सो मर्क्यूरी लिक्विड विल फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस. ऐसा है ना, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनने वाला है. सो लेट अस कंसीडर दिस पार्ट, दिस मॉलिक्यूल. अब इस मॉलिक्यूल पे फोर्सेस की बात करेंगे. सिंस इट इज मर्क्यूरी, ये सॉलिड है. मर्क्यूरी का जो कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. कोहेसिव फोर्स ऑफ मर्क्यूरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग compared to adhesive force which is extremely weak. है ना, मर्क्यूरी के केस में कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्ग एंड द adhesive force is weak. So let us draw the parallelogram so that हमको resultant force मिल जाए. पैरेललोग्राम बनाते हैं यहाँ पर. तो दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स. तो देखना रिजल्टेंट फोर्स कैसा है, इस तरफ आना है. हमारा इस केस में रिजल्टेंट फोर्स सॉलिड के साइड था, इस केस में रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड के साइड है. एंड व्हाट अबाउट टेंजेंट टू दिस रिजल्टेंट फोर्स? गिवन गया टेंजेंट, tangent to the resultant force, and this tangent to the resultant force makes theta which is obtuse. So these forces, adhesive and cohesive forces, मतलब उनकी जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है, सॉलिड लिक्विड के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है और लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, उसमें से अगर कोहेसिव ज्यादा होगा और एडहेसिव कम होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज. अगर एडहेसिव ज्यादा होगा और कोहेसिव कम होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या? एक्यूट. और अगर सिर्फ एडहेसिव और कोहेसिव जीरो है, कोहेसिव निग्लिजिबल फोर्स है, कोहेसिव फोर्स इज निग्लिजिबल एंड एडहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्ग. तो ये मेरा हो गया सॉलिड, ये हो गया एडहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स हम लोग निग्लिजिबल मतलब जीरो ले रहे हैं. तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इस पर सिर्फ यही एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी रिजल्टेंट. और इसको अगर मैं टेंजेंट बनाऊं इनसाइड लिक्विड, क्योंकि लिक्विड नीचे की तरफ है, तो इसको मैं टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट इज लाइक दिस.
तो इसका जो मिनिस्कस बनेगा दैट विल बी ऑलमोस्ट फ्लैट, इस तरह का, ठीक है। वेयर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज 0। प्योर वाटर की केस में ऐसा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है। तो उसका जो कोहेसिव फोर्स है वो निग्लिजिबल होता है कंपेयर टू अधेसिव फोर्स, इसलिए पानी चीजों को चिपकता ज्यादा है ना। पानी चीजों को गीला क्यों कर सकता है? बिकॉज ऑफ दिस। अगर कोई सिचुएशन में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस है तो चीजें वेट नहीं होगी, गीली नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये मार्कर को मर्क्यूरी के सोल्यूशन के अंदर डुबा के निकालोगे तो मार्कर पे मर्क्यूरी चिपकेगा नहीं, मार्कर गीला नहीं होगा मर्क्यूरी से। लेकिन वही मार्कर को हम लोग सोल्यूशन में डाल के निकाल रहे हैं तो मार्कर पूरा गीला होता है, क्योंकि वहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? एक्यूट। तो जहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस है वहां पर चीजें वेट नहीं होगी अगर पानी में डूबेगी तो, ठीक है। तो नाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस। हमारे जो रेनकोट्स होते हैं, तो रेनकोट को ऐसे बनाया जाता है सो दैट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी ऑब्ट्यूस, है ना। क्योंकि अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाटर का हमारे रेनकोट के ऊपर गिर जाए और अगर वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस है तो वो वाटर हमें गीला नहीं कर सकता, है ना, हमारे रेनकोट को गीला नहीं कर सकता। सो दिस इज, तो हमारे जो रेनकोट होते हैं उस पर सोल्यूशन लगाया जाता है, कोटिंग किया जाता है, विच इज कॉल्ड कुछ हाइड्रो, so it is this kind of solution that will form, ठीक है। दिस इज आवर टॉपिक। आपके टेक्स्ट बुक से ही आपको पढ़ना है, जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। 90 डिग्री वाला भी पढ़ लो, ठीक है। 90 डिग्री वाला एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट केस भी पढ़ लो। मैंने जो देखा था अलग अलग ड्रॉप शेप्स, वो भी एक बार देख, वो किन फोर्सेस पे डिपेंड करता है। अगेन द सेम फोर्सेस विल बी प्रेजेंट देयर आल्सो, तो वो भी देख लेते हैं, सॉलिड सरफेस पे ड्रॉप कैसा बनता है, ठीक है। ये टॉपिक आफ्टर क्लास आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना है वापस से। मैंने जो चीजें बताई वही चीजें वहां पर। चलो केस नंबर 1 देखते हैं पहले तो, एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो मेरा वाटर ड्रॉप बनेगा ऐसा, इस तरह का, ठीक है। दिस विल बी द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप। ये सॉलिड, ये लिक्विड, एयर, मतलब गैस, ठीक है। अब लेट अस डिफाइन सम फोर्सेस। surface tension, force due to surface tension. So let us say P1 is force due to surface tension. P1 is force due to surface tension at liquid solid interface. At liquid solid interface. सर ठीक है। T2 डिफाइन, यस यस स्क्रीन बोलो, फ्रीज होती है सर। प्लीज होगी। सर अभी देखो अडकते तो मध्ये चल मध्ये। रही है क्या? मध्ये मध्ये अडकते, बाकी मुलं स्क्रीन अडकते आहे का? एक मिनिट, कॉल येतो करून। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है बच्चों, नेटवर्क वगैरह अच्छा दे देते हैं। चेक करो आपके एंड पे ठीक है क्या, बाकी मेंबर। सोमेश दादा लेट आलाय, एक मिनिट मी तुमचे अटेंडन्स घेऊन टाकतो। यस, ठीक है, बढ़ते हैं। हाँ, आता बघा बरं, स्क्रीन फ्रीज होते का सारखी सारखी। सर ब्लर हो रही है स्क्रीन। T2 इज माय, मतलब नेटवर्क का इशू है मेरे साइड पे, रेंज फुल दिखा रहा है।
ठीक है, एक आध मिनट रुको, देखो क्या होता है। ये हो रहे हैं, मैं ये लिख लेता हूँ चीजें। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, force due to surface tension at air liquid interface, at air solid interface. T3 is force of surface tension due to air. ये हो गया मेरा T1, this is my T2 and this is my T. ठीक है, अभी देखो, हाँ स्क्रीन फ्रीज हो रही है बार बार। ठीक है, देखो ये सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर हमने लिक्विड का ड्रॉप बनाया है। एंड लेट अस डिफाइन 3 फोर्सेस। कौन से फोर्सेस है देखना, सरफेस टेंशन फोर्सेस कौन से होते हैं। ये क्यों आता है, बिकॉज दिस इज माय मॉलिक्यूल एंड दिस इज इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड के हैं, जो इस मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड के हैं, जो लिक्विड पे फोर्स लगा रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स एयर के हैं जो लिक्विड पे फोर्स लगा रहे हैं। सो वी हैव रिटन दीज 3 फोर्सेस, T1, T2, T3. So we have written 3 forces, T1, T2, T3. यहाँ पर देख लेते हैं T1 is liquid solid force. So ये जो है liquid और solid के बीच में ये इंटरफेस है, तो यहाँ पर ये सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा बिटवीन दीज टू सरफेस। ठीक है, ये इंटरफेस पे। T2 is सरफेस टेंशन एयर एंड सॉलिड। एयर है, ये सॉलिड है, तो इन दोनों इंटरफेस पर ये वाला फोर्स एक्ट करेगा। and T3 will be the force between air and liquid, ये वाला force, and this angle theta is angle of contact theta. ठीक है, so this magnitudes of T1, T2, T3, ये जो forces हैं इनकी magnitude decide करेगी कि ये drop का shape कैसा होगा, whether it will be this kind of acute angle shape or whether it is obtuse angle kind of shape, ellipse जैसा shape होगा, that is decided by these values. So let us take component of T3 along T1. So component of T3 along T1, कंपोनेंट कैसे लेते किसी भी फोर्स का, इसका x कंपोनेंट होगा cos कंपोनेंट है ना, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा cos थीटा कंपोनेंट। सो दैट विल बी T3 cos थीटा। किसके डायरेक्शन में होगा, T1 के डायरेक्शन में। सो व्हाट वी कैन राइट, T1 प्लस T3 cos थीटा, T1 प्लस ये T3 cos थीटा, इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा लेफ्ट साइड का फोर्स, T2 हो जाएगा ये हो जाएगा राइट साइड का फोर्स, T2 हो जाएगा लेफ्ट साइड का फोर्स। अगर ये राइट साइड के फोर्सेस और लेफ्ट साइड के फोर्सेस बराबर हो जाए, इफ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज इक्वल, इन दैट केस द ड्रॉप इज फॉर्म, ड्रॉप फॉर्मेशन कंडीशन। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब कोई तो एक ज्यादा है, जो भी ज्यादा है उस तरफ ये मॉलिक्यूल मूव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर T1 ज्यादा है तो मॉलिक्यूल इस तरफ मूव करेगा, अगर T2 ज्यादा है तो इस तरफ मूव करेगा। सो मॉलिक्यूल विल मूव इन दिस डायरेक्शन, दोनों में से किसी अगर ये इक्वल नहीं है, एंड इफ दीज आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू T1 प्लस इसका x कंपोनेंट, देन इन दिस कंडीशन वी कैन राइट, वी कैन फॉर्म द ड्रॉप, मतलब इस केस में ड्रॉप बनेगा। एंड व्हेन ड्रॉप इज फॉर्म्ड वी कैन राइट cos थीटा इक्वल टू T2 minus T1 upon T3। ये समझ में आ रहा है रिलेशन, cos theta equal to T2 minus T1 upon T3। Now depending on magnitude of T1, T2, T3, the theta is decided. कैसे? So let us take different cases. Case number one. Case number one है if T2 is greater than T1. If T2 is greater than T1. ठीक है, and T2 minus T1 is greater than T3, and T2 minus T1 is greater than T3। एक मिनट रुको, ये
एक वापस से आ जाओ, देखो इफ दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस में फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन सेकंड टर्म, दिसत नाहीये, काय झालं? तिकडचं दिसत नाहीये. आता हा, ठीक है. इफ T2 माइनस T1 is T2 is greater than T1, मतलब ये बड़ा ये छोटा, so this term will be positive. सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बड़े में से छोटा माइनस होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, so न्यूमरेटर इज पॉजिटिव. T2 माइनस T1 is greater than T3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव भी है एंड इट इज ग्रेटर देन 1, है ना? हाँ, एक T2 minus T1, T2 minus T1 is less than T3, greater than, sorry, less than. ये वाली केस नंबर 1 है. सो लेट अस कंसीडर द केस. वापस से बता रहा हूँ, ये केस हमने बुक में से लिया है डायरेक्टली, और सोचेंगे कि इस सिचुएशन में क्या होगा. सो लेट अस सपोज कि T2 is greater than T1. ये केस लेता है कि यहाँ पर ये वाला फोर्स ज्यादा है इससे, और ये जो डिफरेंस वाली टर्म आ रही है दैट इज लेस देन T3, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, और T2 is greater than T1 मतलब ये टर्म पॉजिटिव है. सो पॉजिटिव, so it means cos theta, this implies cos theta is positive and less than 1. Less than 1 क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो less than 1. इन दोनों में से ये बड़ा टर्म है, ये छोटा है, तो पॉजिटिव. सो cos थीटा कब पॉजिटिव होता है और 1 से का छोटा होता है? इन एंगल्स पर cos की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और लेस देन 1 होती है, मतलब 0 to 1 के बीच में होती है. सो दिस implies थीटा शुड बी एक्यूट एंगल. एंगल्स लेस देन 90 डिग्री के लिए cos की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी होती है और लेस देन 1 भी होती है. ये आपको पता होना चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल, cos 0 is 1, then cos 30 is कितना √3/2, cos 45 is 1/√2. तो सारी वैल्यूज जो है वो 1 से कम है, और सारी की सारी वैल्यूज cos 0 से लेकर cos 90 तक सारी वैल्यूज पॉजिटिव भी है. तो पॉजिटिव भी है और लेस देन 1 भी है, दैट्स व्हाई दिस एंगल इज एक्यूट. सो केस 1 अगर ये कंडीशन होगी तो एंगल एक्यूट होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट. केस 2 लेते हैं. केस 2 में क्या लिया है? इफ T2 is less than T1, if T2 is less than T1 and T1 minus T2 is less than T3 and T1 minus T2 is less than T3, मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा मतलब दिस नंबर इज लेस देन 1, बट T2 is less than T1, T2 is less than T1, ये छोटा ये बड़ा मतलब नेगेटिव. दिस इंप्लाइज cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. ठीक है. और वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 1. तो आप बताओ cos की वैल्यू नेगेटिव भी है, लेस देन 1 भी है, तो ये एंगल कैसा होगा? इफ cos वैल्यू इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव एंड लेस देन 1, so it's an obtuse angle. Theta is obtuse. ठीक है. इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना चाहिए, जो अपने को आता नहीं है ज्यादातर बच्चों को. तो मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी बता ही देता हूँ. यहाँ पर देखो cos का जो ग्राफ बनता है ये इस तरह का बनता है. ठीक है. सो फॉर 0 to 90 डिग्री cos का ग्राफ ये ऐसा, 90 से 180 डिग्री cos का ग्राफ ऐसा, 180 से 270 डिग्री cos का ग्राफ ऐसा, और 270 से 360 डिग्री cos का ग्राफ ऐसा. तो हमें क्या बोला है? cos थीटा इज नेगेटिव. नेगेटिव मतलब ये रेंज में, नीचे वाली रेंज में. ये पॉजिटिव रेंज है, ये नेगेटिव रेंज है. लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब ये 1 यहाँ पर है, दिस इज 1, तो 1 से कम. सो द एंगल इज ग्रेटर देन 90. यू कैन सी द एंगल इज ग्रेटर देन 90. So what we can say, the angle is obtuse. पहली केस देख लो, 0 cos थीटा is positive and less than 1, तो 1 से छोटा भी है मतलब यहाँ से कम भी है, और लेस देन और पॉजिटिव भी मतलब ऊपर के पार्ट में. सो दिस एंगल विल बी 0 to 90, मतलब क्या हो जाएगा? एंगल एक्यूट हो जाएगा. ठीक है. एंड लेट अस कंसीडर द लास्ट केस. लास्ट केस में क्या बोला है? इफ T2 minus T1 is equal to T3, अगर केस नंबर
3. Case number 3. If T2 minus T1 is equal to T3, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो ये रेशो कितना हो जाएगा? ये रेशो 1 हो जाएगा. cos थीटा इक्वल टू 1. cos की वैल्यू 1 कब होती है? देखो 0 पे. दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 0. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, और क्लोज टू 0, आइदर 0 और क्लोज टू 0. नेक्स्ट केस है इफ T2 minus T1 is greater than T3. लास्ट केस है ये, केस 4. इफ T2 minus T1 is greater than T3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है. इसका मतलब क्या हो रहा है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, मतलब दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1. दिस इंप्लाइज cos थीटा इज ग्रेटर देन 1. मुझे बताओ cos की वैल्यू कभी भी +1 और -1 से बाहर जा सकती है क्या? इज इट अलाउड? cos की वैल्यू कभी भी +1 और -1 से बाहर जाती है क्या? आंसर इज नो. cos No. की वैल्यू +1 -1 के अंदर होती है. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. मैथमेटिकली इट इज रॉन्ग. तो फिजिक्स में इसका मीनिंग क्या हो रहा है? फिजिक्स में इसका मीनिंग होता है ड्रॉप विल नॉट बी फॉर्म. इस केस में ड्रॉप फॉर्मेशन नहीं होगा. जो हमने ड्रॉप्स देखे अलग अलग शेप के, ऐसा ड्रॉप बनेगा ही. ठीक है, ड्रॉप फॉर्मेशन नहीं होगा इस केस. आया ध्यान में? लिख लो सारी चीजें, जो भी दिख रहा है लिख लो. सारा जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 39 पे. ठीक है, एक और होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ये खुद से करना है. क्वेश्चन यहाँ पर लिख क्वेश्चन लिख देता हूँ. होमवर्क क्वेश्चन है लिस्ट द फैक्टर्स on which angle of contact depends. Angle of contact depend. ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है. कौन सी चीजों पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू डिपेंड करेगी, ये आपको एक्सप्लेन करना है. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 39, उस पर एक टेबल दिया है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट. तो अलग अलग सॉलिड लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू है. गो थ्रू दैट, इसको पढ़ना है आपको. ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही है. बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजें पढ़ेंगे. ठीक है, जेई वालों के लिए एक अभी 8:39 हो रहा है, 9 बजे रखते हैं क्लास, चलेगा? जेई बैच 9 बजे क्लास रखेंगे.